पिछली वीडियो में हमने ब्लड समझा था, एकदम मजा आया था कि ना, एकदम मजा में एक नंबर। ठीक है, आगे देखिए। तो उस वीडियो में हमने समझा था कि ब्लड किस तरीके से बना हुआ है। ब्लड के अंदर सॉलिड और लिक्विड दोनों टाइप के कंपोनेंट होते हैं। सॉलिड 45% होता है, लिक्विड 55% होता है। सॉलिड के अंतर्गत सेल्स आती हैं या कॉप्सुकल्स आते हैं, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और आपका एक प्लेटलेट्स। और दूसरा प्लाज्मा के अंतर्गत हमने जाना था कि प्लाज्मा में 90% तो वाटर होता है और बचे खुचे 10% में आपका प्रोटीन, मिनरल, सॉल्ट्स, आपका हार्मोन्स, सब एंजाइम, सब उसी का मिक्स होता है। और इससे संबंधित सारी चीज़ें सब कुछ हमने बढ़िया से क्लियर कर ली थी। आज इंडिविजुअल एक एक की बात करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन की, तो आइए उसी को देखते हैं। क्योंकि वाटर के बारे में क्या ही देखना है, हमें पता चल चुका है कि प्लाज्मा का एक बहुत बड़ा पार्ट यानी कि 90% पार्ट तो वो वाटर ही खा जा रहा है। तो बचे हुए 10% कोई देखना है, तो सबसे पहले हम प्लाज्मा प्रोटीन को देखते हैं। तो देखिए, प्लाज्मा प्रोटीन्स आर प्रोटीन्स प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। यानी कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर ही प्रेजेंट होती है। और कहाँ से बनती है, तो लीवर के द्वारा बनती है, सिवाय इम्यूनोग्लोबुलिन्स को छोड़कर। ठीक है, ये एक तरीके से एक्सेप्शन को ले लीजिए। इसको अगर छोड़ देंगे तो बाकी जो प्रोटीन है वो आपकी प्लाज्मा के द्वारा बनती है। ये आपके लिम्फोसाइट्स के द्वारा बनती है। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो प्रोटीन है ये लिम्फोसाइट्स के द्वारा बनती है। आगे देखिए, 7% से भी, या कह सकते हैं 7% जो टोटल प्लाज्मा का 7% है वही आपका प्लाज्मा प्रोटीन होता है। यानी कि 90% हमें पता है वाटर पाया जाता है, और उसमें से जो बचा हुआ 10% है, उस 10% में से 7% आपका प्लाज्मा प्रोटीन होता है। ये चीज़ भी पिछली वीडियो में क्लियर थी, लिखने वाले सेंस में मैंने आपको बता दिया। अप टू 7% ऑफ द टोटल प्लाज्मा इज प्लाज्मा प्रोटीन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग और मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। यानी कि जो ये प्लाज्मा प्रोटीन है, अभी हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, वैसे तो ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करने का या मेंटेन करने का जो काम है वो एल्बुलिन करता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे पूरे प्लाज्मा प्रोटीन के बेस पे बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करने का वर्क आपका प्लाज्मा प्रोटीन करता है। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन, वो हम बाद में समझेंगे, उसका नाम है एल्बुलिन, वो अभी हम देखेंगे। प्लाज्मा की जो मोटाई है, जो उसका थिकनेस है, अगर थिकनेस मतलब वो थोड़ा गाढ़ा नहीं होगा तो वो लीक करेगा। सो इस वजह से प्लाज्मा का गाढ़ा होना अच्छी बात है, और वो संभव हो पाता है प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से। कहानी खत्म, आगे चलते हैं। व्हेन प्लाज्मा प्रोटीन्स आर डिफिशियंट, यानी कि अगर प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज हो जाए, उसकी कमी हो जाए, तो एडिमा ऑकर्स ड्यू टू द फ्लूइड लीकेज। यानी कि बात समझ में आ रही है। जब देखिए, समझिए, जब प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन की कमी होने लगती है तो ऐसी कंडीशन में जो प्लाज्मा है वो पतला होने लगता है, और फिर वो ब्लड वॉल से या जो वेसल्स है वहाँ से रिस्ट के आसपास की जो सेल्स होती हैं या जो टिश्यू है, जो पानी है, वहाँ पे जाके भरने लगता है। भरने की वजह से वहाँ पे एडिमा हो जाता है। अब आप कहेंगे एडिमा क्या होता है? एडिमा एक मेडिकल टर्म का नेम है। अगर हम नॉर्मली समझना चाहें तो वो कह रहा है कि जब ये लीकेज होती है, आसपास के सेल्स में ये भर जाते हैं, ये जो फ्लूइड निकल रहा है इसमें से रिस के पहुंच रहा है, उसकी वजह से आसपास की सेल टिश्यू में जब वो भर जाता है तो वो एडिमा यानी कि वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पे पैर मोटा हो जाता है। इस तरीके से आपको फिगर के थ्रू दिखाया जा रहा है। और ऐसा होना ही क्या कहलाता है? मेडिकल टर्म में एडिमा कहलाता है। तो उसी एडिमा को आप स्वेलिंग भी कह सकते हैं। अगर आपको एग्जाम के टाइम पे मेडिकल टर्म वाला नेम ना याद रहे तो आप नॉर्मली लिख सकते हैं कि इनके लीकेज की वजह से स्वेलिंग हो जाती है। खत्म कहानी। अब स्वेलिंग क्या होता है ये तो नहीं ना डाउट होगा। स्वेलिंग मतलब सूज जाना, पैर में जो सूजन आ जाती है। लोग नहीं कहते हैं आपका पाँव भारी हो गया है, ऐसा प्रेगनेंसी के भी दौरान देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपको लीवर से संबंधित प्रॉब्लम होती है, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम होती है, तो भी हमें हाथ पैरों में सूजन देखने को मिल जाया करती है। तो ये उसी एडिमा की या उसी स्वेलिंग की क्या है, निशानियाँ हैं। ठीक है, यहीं पर कहानी खत्म, आगे चलते हैं।
तो हमको पता है कि बहुत अलग अलग प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं और हर एक का अपना अपना अलग फंक्शन है, वर्क है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन आर प्रेजेंट इन 3 मेजर टाइप्स, मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, एल्बुलिन, ग्लोबुलिन्स और फाइब्रिनोजेन। अब इनको इंडिविजुअल देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एल्बुमिन की कि ये क्या करता है। यही तो है जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम एल्बुलिन ही करता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, ड्रग्स, इन सब के ट्रांसपोर्टेशन में भी, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में भी यही वर्क करता है। सिंपल सा कार्य है, समझ तो गए ही होंगे। देखिए, एल्बुलिन हेल्प मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। इट इज द स्मॉलेस्ट इन साइज अमॉन्ग द प्लाज्मा प्रोटीन बट मेक्स अप द लार्जेस्ट परसेंटेज। यानी कि ये साइज की बात की जाए तो ये जो एल्बुलिन है वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अगर इनके परसेंटेज की बात की जाए प्लाज्मा के अंतर्गत तो इसके परसेंटेज बहुत बड़े होते हैं, लार्जेस्ट परसेंटेज। इसके अलावा आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छा ये बताइए, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का जरूरत काहे लिए ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रहा है। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इसलिए ज़रूरत होती है कि ये जो ब्लड है उसके अंदर वाटर के जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखता है। यानी कि जो ब्लड के अंदर वाटर है और जो सेल के बाहर टिश्यू फ्लूइड है, उनके बीच के बैलेंस को मेंटेन करने का काम ही ऑस्मोटिक प्रेशर करता है। फिर से समझिए, ब्लड के अंदर जो वाटर है और उस सेल के बाहर जो टिश्यू फ्लूइड है, उनके बीच में एक तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्लड के अंदर का वाटर और इस सेल के बाहर का वाटर, इन दोनों के बीच के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। कहानी खत्म, बात समझ में आ गई होगी। और बाकी तो हमने बता ही दिया था कि एल्बुलिन आपके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जैसे कि आपका ड्रग्स हो गया, ड्रग्स मजा आ गया, हार्मोन्स हो गया, फैटी एसिड हो गया, इस तरीके के इस तरीके के सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में आपका एल्बुलिन जो है वो हेल्प करता है। जैसे स्टेरॉइड हो गया, फैटी एसिड हो गया, समझ रहे हैं ना, सब भर भर के डाल लीजिएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे एल्बुलिन की कहानी खत्म। अब थोड़ा ग्लोबुलिन को देख लेते हैं। देखिए, ग्लोबुलिन को ना अगर कम शब्दों में समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ग्लोबुलिन, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एल्बुलिन है वो बहुत, एल्बुमिन है वो बहुत बड़ा पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है आपके प्रोटीन का। या कह सकते हैं जो हमने मेनली 3 टाइप्स के प्रोटीन देखे हैं उसमें सबसे बड़ा पार्ट एल्बुमिन का होता है, जो कि 45 to 55% तक कहा जाता है। वैसे ही ग्लोबुलिन 38%, यानी कि 35 to 38% तक आपका ग्लोबुलिन आपका पाया जाता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, या कह सकते हैं इम्यून सिस्टम के साथ फंक्शन करता है। दूसरा चीज़, आपके हार्मोन्स, आयरन, लिपिड यानी कि फैट कह लीजिए, इनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो यही सिंपल सी बात है जो आप बहुत छोटे शब्दों में कह सकते हैं, लेकिन अगर आप डिटेलिंग में जाएंगे तो ग्लोबुलिन 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के कौन कौन से, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन्स। अब इनको देखेंगे तो इनके इंडिविजुअल के अलग अलग कार्य हैं, मैं वो भी बता दे रहा हूँ आपको। ये पूरा इस तरीके से डिटेलिंग में नहीं जाना होगा, तो आप नॉर्मली भी कह सकते हैं कि ग्लोबुलिन के क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहले आप पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जो भी आपको समझ में आएगा काट पीट के छोटा सा करके आप लिख सकते हैं। पहले आप जानते तो रहिए कि ग्लोबुलिन के अंतर्गत आने वाले अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये जो ग्लोबुलिन हैं इनके काम क्या हैं, पहले समझिए। देखिए, जो आपका ये ग्लोबुलिन है, ये आपको पता ही है आपके प्रोटीन का, मतलब आपके ब्लड में पाए जाने वाले प्रोटीन का ही एक पार्ट है, ठीक है। दे आर मेड इन योर लीवर, यानी कि आपके लीवर में बनते हैं और इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। इसी वजह से जो भी प्रकार के इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड में आ जाते हैं, उनसे लड़ने का काम, उनसे लड़ाई करने का काम भी यही करता है। बाकी ब्लड के क्लॉटिंग में और लीवर अच्छी तरीके से फंक्शन कर पाए उसमें भी हेल्प करते हैं। छोड़िए ये सब छोड़ते हैं, हम बात करते हैं इंडिविजुअल की कि अल्फ़ा, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन्स क्या करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्फ़ा ग्लोबुलिन्स की कि ये क्या करते हैं, समझिए। देखिए, जो अल्फ़ा ग्लोबुलिन्स होते हैं वो हाई डेंसिटी वाले जो लिपोप्रोटीन होते हैं। लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन, तो जो बहुत भारी घनत्व वाले, हाई डेंसिटी वाले लिपोप्रोटीन होते हैं, ये उनको उस तरीके के फैट को कैरी करने का काम करते हैं। उनको कैरी करके एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए कोशिकाओं में वसा यानी कि फैट को ले जाने के लिए इम्पोर्टेंट कार्य करते हैं। इसके अलावा ये जो
ग्लोबुलिन है या जो आपका HDL है यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये प्लेक के फॉर्मेशन को मना करते हैं, यानी कि अपने ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल को रखते हुए, यानी कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हुए भी ये उसको प्लेक के फॉर्मेशन में, यानी कि इस तरीके से जो आपको फिगर में दिख रहा है, एक तरीके से यही प्लेक का फॉर्मेशन है, यानी कि जो खून का फ्लो अभी आसानी से हो पा रहा है, जब इस तरीके से प्लेक जम जाता है तो खून के फॉर्मेशन में दिक्कत आती है, और ये एक तरीके से कहिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल है वही धीमे धीमे जमता जाता है और आपकी जो नस होती है उनको ब्लॉक करता है। इस तरीके से हार्ट अटैक या हार्ट से संबंधित डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मतलब ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल को रखने के बाद भी ये ग्लोबुलिन ही है जो उससे जमने नहीं देता है, प्लेक का फॉर्मेशन नहीं होने देता है, उसको मना करता रहता है। जबकि लो डेंसिटी वाले जो लिपोप्रोटीन होते हैं, यानी कि जो बीटा ग्लोबुलिन्स होते हैं, वो प्लेक के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। समझ रहे हैं बात को? मतलब जब इनकी मात्रा ज़्यादा हो तो ये क्या करते हैं, ये प्लेक के फॉर्मेशन में, यानी कि वो जो कोलेस्ट्रॉल ब्लड में घूम रहा है उसको जमने में हेल्प करते हैं कि नहीं भाई तू जमो, तुम एक को हार्ट अटैक दो। तो जब ये जमेगा तो जाहिर सी वजह है इसकी वजह से हार्ट डिजीज क्रिएट होती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ तो रही होंगे। तो मोटा मोटा कहा जाए तो आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि अल्फा जो ग्लोबुलिन था वो तो भैया प्लेक फॉर्मेशन को मना करता है कि नहीं भैया जमना नहीं, खून को अच्छे से बहने दो। लेकिन जो आपका बीटा ग्लोबुलिन है, अल्फा ग्लोबुलिन एक तरीके से अच्छा इंसान है, बीटा जो ग्लोबुलिन है वो एक तरीके से अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि ये प्लेक फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, और अगर प्लेक का फॉर्मेशन हो जाएगा तो अच्छी तरीके से खून फ्लो नहीं होगा, जिसकी वजह से हार्ट से संबंधित डिजीज हो सकती है। इस वजह से ये अच्छा इंसान नहीं है। बात की जाए गामा ग्लोबुलिन्स की तो ये सबसे अच्छा इंसान है, क्योंकि इसे हम एंटीबॉडीज के भी नाम से जानते हैं या इससे इम्यूनोग्लोबुलिन्स के भी नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मेशन लीवर के द्वारा नहीं किया जाता है, ये आपकी बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा बनाई जाती है। तो गामा ग्लोबुलिन को एंटीबॉडीज़ के भी नाम से जाना जाता है, और आपको पता ही है कि जो एंटीबॉडीज़ होती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे इम्यून फंक्शन के लिए। जैसे हमारे अंदर कोई पैथोजन, कोई रोगवाहक, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया अंदर आ जाता है तो उसको रिकॉग्नाइज करके, उसकी पहचान करके, और उसको एक आप कह सकते हैं एक एंटीबॉडीज़ के ही थ्रू उसे न्यूट्रलाइज करना, यानी कि उस बैक्टीरिया को या उस वायरस को ख़त्म करना ही क्या है, इम्यून सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो ये जो प्रोसेस है वो इम्यूनोग्लोबिन की ही वजह से हो पाती है, या जो कह सकते हैं जो बॉडी में इसकी वजह से एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं वही इनको ख़त्म करते हैं। इसी चीज़ को कहने का एक अन्य तरीका ये भी है जो इसके जस्ट नीचे लिखा गया है, वो समझिए। यहाँ पे लिखा है ना, रिसेप्टर एंड न्यूट्रलाइजिंग देम बाय वेरियस मैकेनिज्म, यानी कि पहले तो उनको स्पेसिफिक रिसेप्टर्स द्वारा, यानी कि कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर के द्वारा पकड़ा जाता है, फिर उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, यानी कि उनको ख़त्म कर दिया जाता है, या सिंपली कहिए तो मार दिया जाता है। और वो मारने का तरीका देखिए, लिखा है ना, न्यूट्रलाइजिंग देम बाय वेरियस मैकेनिज्म, बहुत अलग अलग प्रकार के मैकेनिज्म के थ्रू उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। अब इसी चीज़ को अलग तरीके से यहाँ पे लिखा है, इसे समझिए। देखिए लिखा है ना, इम्यूनोग्लोबिन्स आर आल्सो कॉल्ड एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज आर प्रोटीन दैट योर इम्यून सिस्टम मेक्स टू फाइट जर्म्स सच एज वायरस एंड बैक्टीरिया। ठीक है, एंटीबॉडीज एक प्रकार का प्रोटीन है जो इम्यून सिस्टम के द्वारा बनाया जाता है ताकि वो जर्म से जो भी कीटाणु है उससे वो फाइट कर पाए, जैसे कि आपका वायरस, बैक्टीरिया। व्हेन यू आर एक्सपोज टू जर्म्स योर बॉडी मेक्स यूनिक एंटीबॉडीज दैट आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू डिस्ट्रॉय ओनली दोज जर्म्स। ऐसे समझिए, बहुत प्यार से समझा रहा, जब भी कभी खून में इस तरीके के गंदी गंदी चीज़ मिलती हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ये सब मिल जाए ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या करता है, जो एंटीबॉडीज़ होता है वो एक स्पेसिफिक टाइप का, एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज़ को डेवलप करता है जो उन्हीं जर्म्स को, उन्हीं कीटाणु को डिस्ट्रॉय करेंगी जो बाहर से इस फॉर्म में या ख़राब हैं, जो बैक्टीरिया या जो पैथोजन हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं, सिर्फ ये उनको ही डिस्ट्रॉय करती है। इस तरीके से विशेष प्रकार की बॉडी के द्वारा एंटीबॉडीज़ को डेवलप किया जाता है कि सिर्फ वो उन्हीं बैक्टीरियाज को ख़त्म करती हैं जो बाहर से आए होते हैं। बात समझ गए?
तो इसीलिए जब हम ग्लोबिन्स की बात करते हैं, बाहर से बात करते हैं, जब हम अल्फ़ा बीटा गामा इनकी बात नहीं करते हैं, मोटा मोटा ग्लोबुलिन्स की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हाँ, ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करने का काम करता है, एंटीबॉडीज़ को डेवलप करने का काम करता है, जो भी बॉडी के अंदर वायरस या जो भी बैक्टीरिया हैं उनसे लड़ने का काम करता है। इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी कि आप कह सकते हैं कि गामा ग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं। अब आपका थर्ड बचता है फाइब्रिनोजन। अब देखिए इसको समझिए, इसमें क्या होता है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और जब ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए जाता है तो ये फाइब्रिनोजन एक तरीके से समझिए ब्लड क्लॉटिंग के समय गायब रहता है। क्यों? क्योंकि ये फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से हमें उस सीरम में या उस ब्लड के अंदर फाइब्रिनोजन नहीं मिलता है, क्योंकि ये फाइब्रिन में कन्वर्ट हो चुका होता है, और यही फाइब्रिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। यही सिंपल सा इसका काम है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आपने प्रोटीन की कहानी ख़त्म कर दी, प्लाज्मा प्रोटीन को आपने मेनली देख लिया। बाकी छोटी सी जानकारी है हार्मोन से संबंधित। आपको पता ही है कि हार्मोन से केमिकल मैसेंजर के रूप में वर्क करता है, और जो ये हार्मोन्स होता है उसको हमारे ब्लड में डाल दिया जाता है, और ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जिस भी ऑर्गन को या जिस भी ऑर्गन से उस हार्मोन्स को रिलीज़ करना होता है, उस ऑर्गन तक पहुंचाने का काम ब्लड कर देता है। कहानी ख़त्म। यानी कि सिंपली कहना चाहे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हार्मोन्स जो है वो हमारे ब्लड में रिलीज़ किया जाता है, उसके बाद उसके टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचा दिया जाता है, वो भी ब्लड के थ्रू। ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का ये जो वर्क है वो ब्लड कर देता है, और जिस भी अंग के लिए वो हार्मोन बनाया गया होता है या वहाँ से रिलीज़ करना होता है या वहाँ पहुँचाना होता है, वो पहुँचाने का काम आपका ब्लड कर देता है। कहानी यहीं पर ख़त्म। इसको छोड़ते हैं, चलते हैं हम जरा सा सेल्स की तरफ या कॉप्सुकल्स की तरफ, जहाँ पे हमने देखना है कि आपका रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स और आपका प्लेटलेट्स क्या है, उसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेड ब्लड सेल की। देखिए आरबीसी की शेप की बात की जाए, माइक्रोस्कोपिक होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। शेप किस तरीके होता है, तो देखिए दो तरीके की बातें कही जाती हैं यहाँ पे। या तो आप इसको फ्लैट डिस्क के समान इसका शेप होता है, ये सामने फिगर दिख भी रहा है, फ्लैट डिस्क बिस्किट के समान लग रहा है ना। और या तो आप कह सकते हैं कि बाई कॉनकेव सेल के जैसा या बाई कॉनकेव शेप के जैसा ये होता है। दोनों कंडीशन में आपको ये फिगर ध्यान में रखना है। इसके बेसिस पे आपको जो भी याद आएगा, फ्लैट डिस्क याद आएगा तो वही लिख दीजिएगा, या तो बाई कॉनकेव याद आएगा तो वही लिख दीजिएगा, जो मन में आएगा लिख दीजिएगा। शेप समझ में आ गई, कहानी खत्म हो गई। बाकी बात की जाए, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इसी वजह से रेड ब्लड सेल्स ना कह के रेड ब्लड कॉप्सुकल्स कहा जाता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ को हमें सेल कहना है तो सिंपल सा उसका एक तरीके का डेफिनेशन है कि कम से कम उसमें न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होना चाहिए ना भैया। तो यहाँ पे तो वो भी प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से सेल्स ना कह के हम कॉप्सुकल्स के नाम से जानते हैं, रेड ब्लड कॉप्सुकल्स। ठीक, कहानी खत्म, बात समझ में आ गई। तो इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। बाकी इसे एंथ्रोसाइट्स के भी नाम से जानते हैं, वो भी आपको पहले से ही पता है। बाकी आपको भी पता है कि आरबीसी के अंदर बड़ी मात्रा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले आने का काम करता है। इसके अलावा जो CO2 है उसको बाहर निकालने का भी काम करता है। आरबीसी की लाइफ की बात की जाए तो लगभग 4 महीने होती है, 120 दिन होता है। बात समझ में आ गई। 120 दिन बाद ये जो आरबीसी है, रेड ब्लड कॉप्सुकल्स या सेल है, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, हमारी बॉडी के प्लीहा में आके वहीं पे आके ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा बात की जाए, लाल कलर हीमोग्लोबिन की ही वजह से आता है। ये जो आरबीसी है, बड़ी मात्रा में फॉर्मेशन इसका बोन मैरो के थ्रू ही होता है। ये सारी चीज़ें हमें पता ही हैं, और तो कुछ नया बचा नहीं। हाँ, बात की जाए कि आरबीसी इंसान के अंदर कितना पाई जाती है, तो 25 to 30 ट्रिलियन आरसीबी नहीं, आरबीसी इन देयर बॉडी, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो उम्मीद करता हूँ आरबीसी संबंधित सारी जो भी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। और इसका मेन फंक्शन क्या है आपको पता ही है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना ही इसका मेन फंक्शन है। और उस ऑक्सीजन को अलग अलग ऑर्गन्स तक, टिश्यू तक पहुँचाना ही इसका मेन काम है। कहानी खत्म, यहीं पर इसको खत्म करते हैं। बातें हैं वाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC पर। बाकी अगर आपको ये समझना होगा कि आरबीसी के कमी से और आरबीसी की अधिकता से कौन कौन से डिजीज हो जाते हैं, तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वहां से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप देखिए WBC क्या करता है वो समझिए। देखिए भैया, हमको तो पता चल ही चुका है कि WBC को हम ल्यूकोसाइट्स के भी नाम से जानते हैं, तो काहे दिक्कत है, पता चल ही गया है तब तो
दुनिया देखी गई है तो का कहना, अब कुल्हन के ल्यूकोसाइट्स कह कह के चिढ़ाएंगे। अरे अरे कोई बात नहीं, ल्यूकोसाइट भी बहुत ख़राब नाम नहीं है, काम चल जाएगा। तो देखिए ये जो वाइट ब्लड सेल्स है या जो ल्यूकोसाइट है ये इम्यून सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। बाकी ये इन्फेक्शन से फाइट करने में, बॉडी को बैक्टीरिया, वायरस या अन्य जो जर्म्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, उनसे डिफेंड करने में, उनसे बचाने में भी हेल्प करता है। वाइट ब्लड सेल्स एक तरीके समझे ना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, अपने प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़िया बनाता है कि आवाज़ केहू भी आवाम देख ले। बाकी मोस्ट ऑफ द बॉडी वाइट ब्लड सेल्स आर आउटसाइड इन द ब्लड इन अदर टिश्यू ऑफ द बॉडी। नॉर्मली देयर आर अ वेरी फ्यू वाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड, यानी कि जो ज़्यादातर वाइट ब्लड सेल्स होती है वो ब्लड के बाहर होती है, ब्लड के बाहर होती है इन अदर टिश्यू ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी कि जो अदर टिश्यू होती है, जो बॉडी में अदर टिश्यू होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। नॉर्मली देयर आर फ्यू वाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में वाइट ब्लड सेल्स ब्लड के अंदर होती है, यानी कि WBC बहुत कम मात्रा में ब्लड के अंदर होती है, ज़्यादातर बाहरी होती है। ठीक है, इसके अलावा सुनिए ल्यूकोसाइट्स आर कलरलेस। आपको पता ही है कि WBC क्या है, आपके कलरलेस होते हैं। क्यों कलरलेस होते हैं? तो उसका सिंपल सा मतलब है कि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। जिस तरीके से RBC में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और वही उसके लाल कलर का मतलब लाल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे ही इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। इस वजह से ये वाइट कलर या सफ़ेद कलर या कर सकते हैं कि कलरलेस होता है। WBC मेनली कंट्रीब्यूट टू इम्यूनिटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि जो WBC है यानी कि वाइट ब्लड सेल्स है, ये मेनली इम्यूनिटी को बढ़ाने में और डिफेंस मैकेनिज्म में कंट्रीब्यूट करता है, अपनी हाथ को बटाता है, यानी कि इम्यूनिटी और रोगों से लड़ने के जो मैकेनिज्म है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। अब इस WBC को भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, किसमें? ग्रेनुलोसाइट्स में और एग्रेनुलोसाइट्स में। अब ग्रेनुलोसाइट्स के अंतर्गत आपके 3 सेल्स आते हैं या 3 पार्ट आते समझ सकते हैं, जैसे आपका इस्नोफिल, बसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। और एग्रेनुलोसाइट्स के अंतर्गत आपका लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आता है, जिसको हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बहुत पसंद आएगी तो प्यारा सा कमेंट। टाटा बाय बाय।